आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी भारत का मैदान। भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी भारत का मैदान, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यह मैदान जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उनकी जो भी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो भी अवसाद लाए जाते हैं और बहा के उनके निक्षेपण से ये मैदान बना है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के और उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से ये मैदान बना है। इस मैदान की जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर और चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में और लंबाई पूर्व से पश्चिम में। अब देखते हैं हम उत्तरी भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो उत्तरी भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। एक है पंजाब हरियाणा का मैदान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है राजस्थान का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 4 भागों में इसको बांटा है, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैप में देखो, यह है राजस्थान का मैदान, जो राजस्थान में है इसका अधिकांश हिस्सा। इसके बाद पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत बहने वाली नदियों से यह मैदान बनता है। इसके बाद है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट रखा है। पहले है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। अब आप इसमें नीचे आ जाएंगे तो नीचे है निम्न गंगा का मैदान। चौथा जो मैदान है वो है आपके ब्रह्मपुत्र मैदान, जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदियों से बना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, कौन कौन सी नदियों से बना है देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज आदि के द्वारा निर्मित मैदान है ये। अब यहाँ पे एक शब्द आता है दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच में स्थित भूमि को हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच में स्थित भूमि को हम दोआब कहते हैं। कुछ दोआब बता रखे हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। बिस्त दोआब, ये व्यास और सतलज नदी के मध्य स्थित भूमि है। इसके बाद है बारी दोआब, ये व्यास और रावी नदी के मध्य स्थित है। रचना दोआब, ये रावी और चेनाब नदी के मध्य स्थित है। चज दोआब, ये चेनाब और झेलम नदी के मध्य स्थित है। इसके बाद एक दोआब है सिंधु सागर दोआब, ये झेलम और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है हमारा गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान देखो आप, गंगा के मैदान को जैसा अभी आपको पहले बताया था 3 भागों में बांट रखा है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है रुहेलखंड और अवध वाला हिस्सा। मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला हिस्सा। और निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है आपके पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये 2 हो गए अपने। इसके बाद है राजस्थान का मैदान, तीसरा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मैदान की सीमा रेखा है, मतलब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में यह मैदान है। इस मैदान में खारे पानी की झीलें मिलती है। सांबर झील का नाम आपने सुना ही होगा। इसके बाद चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा यह मैदान निर्मित है। यहाँ पे नदी द्वीप मिलते हैं, जैसे माजुली द्वीप। कहाँ पे है ये? माजुली द्वीप है असम में। अब देखो आगे, उत्तरी भारत के मैदान को हम भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको ढंग से देखना आप। 5 भाग है भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। अब एक एक देखते हैं। सबसे पहले देखो भाबर, नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ बजरी के जमाव से बना है। नदियाँ जो अपने साथ कंकड़ बजरी के जमाव बहा के लाती है, उनसे बनता है। तो जमाव इतना अधिक हो जाता है कि इस भाग में छोटी मोटी जो नदियाँ होती है वो अदृश्य हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और यह भाग जो है कृषि के लिए क्या है? अनुपयुक्त है, मतलब यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है। अब दूसरा भाग देखते हैं तराई। ये भाबर के दक्षिण में है, दलदली क्षेत्र है। भाबर के क्षेत्र में जो नदियाँ, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि नदियाँ अदृश्य हो जाती है भाबर में, तो भाबर के क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वो यहाँ पे पुनः प्रकट हो जाती है। तराई का जो भाग है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। तीसरा है बांगर। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, पुरानी मृदा से बना है। इसमें लवणीय भूमि भी मिलती है। लवणीय भूमि को कहते हैं रेह या कल्लर, रेह या कल्लर। अब ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है मैदान, तो यह मैदान भी कृषि के लिए क्या है? कम उपयोगी है।
इसके बाद है खादर, ये निचली भूमि है। निचली भूमि है तो यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। बाढ़ का पानी पहुँच जाता है तो यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी से मैदान निर्मित है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है ये मैदान, तो यह मैदान कृषि के लिए क्या है, उपयोगी है। अब नीचे आ जाओ, इसमें डेल्टा। डेल्टा ये खादर मैदान का ही क्या है, बढ़ा हुआ भाग है। डेल्टा खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है जिसका विस्तार निम्न गंगा के मैदान में है, जैसे सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मिलता है ये डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। अब अगला जो भू आकृतिक प्रदेश है अपना, वो है भारतीय मरुस्थल। वैसे जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी एक सामान्य जानकारी इसकी भारत के भूगोल के अंतर्गत दे रखी है। 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र, जैसा ऊपर बताया था, 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत माना गया है। ढाल के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। उत्तरी भाग जिसका ढाल है सिंध पाकिस्तान की ओर, ठीक है, और दूसरा है दक्षिणी भाग जिसका ढाल है कच्छ के रन की ओर। यहाँ पे बरखान, अनुद्रेद्य, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। मेसोजोइक युग में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ पे समुद्र था। यहाँ पे आकल जीवाश्म पार्क मिलता है जो जैसलमेर में है। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, और प्लाया यहाँ पे झीलें मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अगला इस भू आकृतिक प्रदेश है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको देखने के लिए आपको भारत के मानचित्र को विस्तार से देखना होगा। इसमें पूरा मानचित्र में समझाया गया है, ये ज़्यादा आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मानचित्र आपने समझ लिया तो ये भारतीय पठार, इसमें मिलने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ, पहाड़ियाँ, ये सब आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम 4 भागों में बांट देते हैं समझने के लिए। एक है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार, और चौथा है दक्कन का पठार। ठीक हो। मैप पे देखिए आप, ये जो है पूरी यहाँ से ये वाला पार्ट, ये है आपके केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है। अब इधर देखो, दूसरा है पूर्वी पठार। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है पूरा पूर्वी पठार के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। तो ये जो मेघालय का पठार है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपके। और इसके बाद है दक्कन का पठार। तो ये वाला जो पार्ट पूरा, ये आता है आपके दक्कन के पठार के अंतर्गत। ठीक है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इसको प्रायद्वीपीय पठार में। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है। तो देखो, केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मिल रही है, कौन से पठार मिल रहे हैं, और उन पठारों में कौन कौन सी उच्चतम उनकी चोटियाँ हैं, ये चीज़ें हमें इसमें देखनी है, और यही इनमें पूछा जाता है। तो देखो, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणी, राजस्थान में है इसका अधिकांश विस्तार, कुछ भाग गुजरात में भी है, और ये दिल्ली तक विस्तृत है। इसके बाद मालवा का पठार, मैप में इनकी लोकेशन आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बाद मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड, इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फिर महादेव और मैकाल। ये सब श्रेणियाँ इसमें मिलती है। अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। अब इसमें कुछ चोटियाँ देखो आप, जैसे अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़ 1350 मीटर। इसके अलावा सतपुड़ा जो है वो की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय उच्च भूमि वाला। अब पूर्वी पठार की तरफ चलते हैं हम। पूर्वी पठार में जो महत्वपूर्ण पठार है वो है ये छोटा नागपुर का पठार। ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध पठार है, बहुत से खनिज यहाँ पे मिलते हैं। इसका अधिकांश पार्ट वैसे राज्य के अंतर्गत देखें तो झारखंड में आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदान पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, और एक दंडकारण्य का क्षेत्र भी पूर्वी पठार के अंतर्गत ही आता है। तो छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, और आपके ये क्या कहते हैं इसे, दंडकारण्य पठार पूर्वी पठार के अंतर्गत आ गया। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार में आपके मेघालय का पठार आएगा, जिसमें ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो
खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की जनजातियों के नाम पे इनका नाम रखा गया है। ये जनजातियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया, और इसी के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। हाँ, पूर्वी पठार में हम एक चीज़ देख रहे थे, मैकाल श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो है अमरकंटक, 1063 मीटर इसकी ऊंचाई है मैकाल श्रेणी की। और इसी तरह से छोटा नागपुर पठार है जिसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ, 1370 मीटर। ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में एक बार और हम चोटियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाओ आप नीचे दक्कन के पठार में। तो यहाँ दक्कन ट्रैप, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी काल सुबही जो 1646 मीटर है। इसके बाद तेलंगाना का पठार आ जाता है, जिसे आंध्र का पठार भी कहते हैं। तेलंगाना और रायलसीमा के पठार इसके अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक का पठार आ जाता है। और कर्नाटक के पठार की जो सर्वोच्च चोटी दे रखी है वो है मुल्यानगिरी, 1930 मीटर, 1930 मीटर। इसके नीचे है फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु और केरल दोनों में विस्तृत है। दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। इसके नीचे है इलायची या कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ये दोनों तमिलनाडु केरल में विस्तृत है। इसके अलावा कुछ पहाड़ियाँ और दे रखी है, जैसे ये जवादी और शेवराय की पहाड़ियाँ, ये देख रहे हैं आप, जवादी और शेवराय की पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में है। और इसके अलावा नालकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ियाँ ये आपके, और नल्लामलाई की पहाड़ियाँ ये सब आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। इनकी लोकेशन ज़रूर ध्यान होनी चाहिए आपको मैप में, इसलिए मैप में बना के समझा रखा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ये दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारा, ये वाला दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत ये है पश्चिमी घाट, और ये है आपके ये वाला एरिया पूर्वी घाट का है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो अब इनमें एक बार हम वापस से चोटियाँ डिस्कस कर लेते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ, और मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, दक्कन ट्रैप की सर्वोच्च चोटी है काल सुबही, और कर्नाटक के पठार की सर्वोच्च चोटी है मुल्यानगिरी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। तो प्रायद्वीपीय पठार में अब अपन देख लेते हैं प्रमुख दर्रे। ये दर्रों वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो इसमें 3 दर्रे हम देखेंगे। एक है थाल घाट, ये दर्रा महाराष्ट्र में है और ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, थाल घाट। दूसरा दर्रा है आपके भोर घाट, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई पुणे को जोड़ता है। तीसरा दर्रा है आपके पाल घाट, ये केरल में है और ये नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ता है। तो थाल घाट महाराष्ट्र में, भोर घाट भी महाराष्ट्र में, और पाल घाट केरल में। थाल घाट महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, नाम में लगभग सेम सा लगता है। थाल घाट महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरल में है। तो ये हमने आज अपने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लिया पूरा। पठारों की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, कौन सा पठार कहाँ मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पठार की चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर का मैदान हमने देख ही लिया था। इसमें आपको ये भाबर, तराई, बांगर, खादर, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।